नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन 588 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 5 मिनट में तय करेगी। ये ट्रेन कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, त्रिशूर, शोरनूर, कोझिकोड और कन्नूर स्टेशनों पर रुकेगी। राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में ये वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को लगभग 1 घंटा पहले अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। ये ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। एसी चेयर कार के लिए यात्रियों को 1,590 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2,880 रुपए का किराया लगेगा। वंदे भारत ट्रेनों ने गति और सुविधा के आधार पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से इस क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आने वाले वर्षों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी केरल में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड और वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास सहित कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी डिंडीगुल, पलानी, पलक्कड़ रेलखंड की विद्युतीकरण परियोजनाओं की भी राष्ट्र को से समर्पित करेंगे। वहीं वे कोची वाटर मेट्रो को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना कोची को बैटरी चलित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से 10 द्वीपों से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के बाद दादरा और नगर हवेली जाएंगे। प्रधानमंत्री आज सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। दादरा और नगर हवेली में आज ही 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री दमन में देवका सी फ्रंट भी देश को समर्पित करेंगे। लगभग 165 करोड़ की रुपए की लागत से लगभग 5.45 किलोमीटर की सी फ्रंट इसे बनाया गया है और देश में अपनी तरह का ये एक तटीय विहार स्थल बनाया गया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। भविष्य में यहां लग्जरी टेंट सिटी बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इस विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल, मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध कराए गए हैं। कर्नाटक में मतदान की तारीख नजदीक आते आते चुनावी पारा हाई है। वहीं कल नामांकन वापसी के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 2,613 प्रत्याशी बचे मैदान में। भारतीय जनता पार्टी सभी 224 सीटों पर, कांग्रेस 223 सीटों, जनता दल सेकुलर 207 और आम आदमी पार्टी 209 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए आगामी 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और अमित शाह आज बागलकोट और विजयपुरा में रैली करेंगे। वहीं यादगीर में करेंगे एक रोड शो। और वहीं कांग्रेस पार्टी भी जमकर प्रचार कर रही है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शिव कुमार, सिद्धारमैया समेत बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज मैसूर और चामराजनगर में रोड शो करेंगी। इसके साथ ही प्रियंका राज्य में चुनावी रैलियां भी करेंगी। वहीं जेडीएस भी राज्य में सत्ता वापसी के लिए लगा रही है एड़ी चोटी का जोर। जेडीएस नेता एसडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से indiahandmade.com देखने का आग्रह किया। ये भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत के लिए वन स्टॉप शॉप है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, indiahandmade.com को अवश्य देखें और वोकल फॉर लोकल होने से जुड़े इस अभियान को 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेगा।
बैठक के दौरान दोनों देशों के तटरक्षक प्रतिनिधि मंडलों के बीच क्षमता निर्माण और आपसी हितों के अन्य मुद्दों सहित आपसी सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। मन की बात के श्रोताओं की प्रतिक्रिया और भावनाओं का विश्लेषण शीर्षक वाले सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस कार्यक्रम ने श्रोताओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला और उनमें खुशी और आशावाद की भावना उत्पन्न की है। सर्वेक्षण से सामने आया है कि लगभग 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। कार्यक्रम सुनने के बाद 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में रुचि दिखाई और 59% लोगों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया। सर्वेक्षण के अनुसार 100 करोड़ लोगों ने आज तक कम से कम एक बार मन की बात को सुना है और करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली सुनते हैं मन की बात। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने हिज़्ब उल मुजाहिदीन सरगना और आतंकवादी सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह के बेटों की 2 संपत्तियों को जब्त किया। शाहिद यूसुफ और सैयद अहमद शकील की कश्मीर की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। दोनों इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। NIA के अनुसार दोनों को अपने पिता के सहयोगियों और हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकियों से विदेश से धन प्राप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा रिजल्ट। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। आज सुबह 6:20 पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा केदार के खुले कपाट। श्री केदारनाथ धाम को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंत्रोच्चार और बैंड की धुनों के बीच पूरी केदारनाथ घाटी हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे से गुंजायमान हुई। केदारनाथ धाम के चारों ओर बिछी 3 से 4 फीट बर्फ की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि खराब मौसम के कारण केदारनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का पंजीकरण फिलहाल रोका गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के अगले चरण में पनामा के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत लैटिन अमेरिका बिजनेस फोरम को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने संकट के समय में कई देशों को दवाइयां मुहैया कराई हैं। विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत के प्रस्ताव का सभी ने स्वागत किया। UNSC में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा के माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद पर खुली चर्चा की गई। इस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वीटो पावर पर सवाल उठाए। रुचिरा कंबोज ने कहा कि क्या 5 राष्ट्रों को दूसरों की तुलना में अधिक योग्य बनाने वाले चार्टर का बचाव करके प्रभावी बहुपक्षवाद का चलन किया जा सकता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था समकालीन चुनौतियों का जवाब देने में विफल रही है। रुचिरा कंबोज ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता पर जोर देते हुए कहा कि भारत सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्थापक हस्ताक्षर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीपों को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। सूडान में जारी संघर्ष में अब तक कम से कम 427 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। सूडान में पश्चिमी देशों, अरब और एशियाई देशों का अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी है। सूडान में जारी हिंसक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। UN महासचिव ने कहा कि हिंसा बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये सूडान के भीतर और पूरे क्षेत्र को चपेट में लेते हुए आगे तक फैल सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि वे संघर्षरत पक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने उनसे तनाव कम कर बातचीत का रास्ता अपनाने का आह्वान किया है। गुटरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सूडान के लोगों के साथ एकजुट है और उन तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभियान कावेरी की शुरुआत की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट संदेश में बताया कि लगभग 500 भारतीय सूडान बंदरगाह पहुंच गए हैं और अधिकांश रास्ते में हैं। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया।
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि भारतीय जहाज और विमान नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सूडान में अपने नागरिकों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एक आतंकवाद विरोधी गोला बारूद डिपो में सोमवार को हुए 2 धमाके। धमाकों में कम से कम 13 लोगों की हुई मौत और 50 से ज्यादा हुए घायल। प्रांतीय पुलिस प्रमुख अख्तर हयात के मुताबिक ये धमाके स्वात घाटी में हुए। उन्होंने बताया कि धमाके की वजह से मरने वालों में ज्यादातर पुलिस के आतंक विरोधी अफसर शामिल हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन आम चुनाव में देरी के लिए विपक्ष के साथ बातचीत का ढोंग कर रहा है और सरकार ने अब तक बातचीत के लिए उनकी पार्टी से औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि मुझे डर है कि वे चुनावों में देरी के लिए इन वार्ताओं का उपयोग कर रहे हैं। वे केवल समय बर्बाद कर रहे हैं ताकि चुनाव में देरी हो सके और उसे अक्टूबर के बाद कराया जाए। पाकिस्तानी कनाडाई स्तंभकार तारिक फतेह का सोमवार को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। तारिक फतेह हमेशा मजहबी कट्टरता के खिलाफ रहे। वो भारतीय संस्कृति को एकता का सूत्र मानते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तारिक फतेह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन और प्रमुख विपक्षी सीपीएन यूएमएल के बीच संसदीय समितियों के आवंटन के पर एक सहमति बनी है। संसद की 10 समितियों में से 3 की अध्यक्षता यूएमएल करेगी और बाकी 7 समितियों को सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों में विभाजित किया जाएगा। संसदीय समिति का गठन नहीं होने के कारण से नेपाल की संसद का काम नहीं कर पा रही थी और कानून बनाने की भूमिका नहीं निभा पा रही थी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून दुनिया भर में शांति निर्माण और मानवाधिकार के लिए काम कर रहे वरिष्ठ राजनेताओं के एक समूह की ओर से सैन्य शासन वाले म्यांमार के औचक दौरे पर पहुंचे। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास ने यूक्रेन दौरे के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा वाले एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। एस्टोनिया और यूक्रेन के इस संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम यूक्रेन को नाटो सदस्यता के करीब लाने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा सहायता और दूसरे भागीदारों के साथ बातचीत में मदद के लिए एस्टोनिया का धन्यवाद किया। रूस ने संकेत दिया कि वो 18 मई के बाद काला सागर से यूक्रेनी अनाज के निर्यात के किसी समझौते को सहमति नहीं देगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूस के अनाज और उर्वरक निर्यात के लिए मॉस्को और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौता पूरा नहीं हो रहा है। रूस को काला सागर के जरिए यूक्रेनी अनाज के निर्यात के लिए मनाने के लिए यूएन ने रूसी अनाज और उर्वरक निर्यात में मदद के लिए एक 3 साल का समझौता किया था। अमेरिका में भारतीय मूल के सीईओ उदय टेम्पर न्यूयॉर्क शहर में नवगठित नस्ली न्याय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के तौर पर नियुक्त हुए हैं। इस पद के लिए 15 विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल प्रीमियम बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना। इनमें चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगा 16 लाख रुपए का जुर्माना।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में 54 लाख टन से अधिक गेहूं की हो चुकी है खरीद। वहीं किसानों के बैंक खातों में हो चुका है 5,800 करोड़ रुपए का भुगतान। केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने IIT मद्रास में बंदरगाह, जलमार्ग और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का किया उद्घाटन। 77 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा ये केंद्र। IT सेवाएं देने वाली कंपनी इन्फोसिस ने ऊर्जा एवं रसायन क्षेत्र की कंपनी अरामको के साथ मानव संसाधन क्षेत्र में सहयोग को लेकर किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इससे अरामको को अवसरों के अनुकूल कर्मचारियों की तलाश में मिलेगी मदद। एप्पल 2027 तक 32 इंच और 42 इंच के OLED डिस्प्ले या iMac का करेगा उत्पादन। कंपनी 2026 तक अपने मोबाइल डिवाइस में LCD और मिनी LED डिस्प्ले को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रही है। एप्पल के CEO टिम कुक ने कहा कि कोडिंग एकमात्र वैश्विक भाषा है और मेरी इच्छा है कि लड़कियों सहित अधिक से अधिक भारतीय छात्र स्कूल के दिनों में कोडिंग सीखें ताकि वे विश्व स्तरीय उत्पाद बना सकें। नोएडा के विकास के लिए वित्तीय साल 2023 से 24 के लिए 6,920 करोड़ का बजट पास किया गया है। यह बजट 209वीं बोर्ड में नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में पास किया गया। भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030 की बिक्री की घोषणा की। मूल्य आधारित नीलामी, सामान मूल्य विधि के माध्यम से होगी नीलामी। 24,000 करोड़ मूल्य की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की होगी नीलामी। इनमें सरकारी प्रतिभूति 2036 और सरकारी प्रतिभूति 2062 है। भारत सरकार के पास प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपए की समय सीमा सीमित है और अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का होगा विकल्प। भारतीय रिजर्व बैंक कराएगा प्रतिभूतियों की नीलामी। 28 अप्रैल को कराई जाएगी प्रतिभूतियों की नीलामी। 2 मई को सफल बोलीदाता करेंगे खरीदी हुई प्रतिभूतियों का भुगतान। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने 2022 से 23 के दौरान 35 अरब यूनिट से अधिक का कारोबार किया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा बिजली व्यापार में देखने को मिली 59% की उछाल। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना के बाद पहली बार बिजली व्यापार राजस्व ने 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को किया पार। अब तक 56 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता प्रदान कर चुका है SECI। सेबी ने विस्तार कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड और उसके ट्रस्टी और निदेशकों को 6 महीने के भीतर यूनिट धारकों को बाहर निकालने की सुविधा देकर फिल्म फंड को बंद करने का दिया निर्देश। सेबी ने उन पर कई प्रतिबंध भी लगाए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर नई सुविधाओं का किया शुभारंभ। इनसे पोर्टल की उपयोगिता बढ़ेगी और असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण आसान होगा। एयर इंडिया ने अपनी डिजिटल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ के शुरुआती निवेश की घोषणा की। एयर इंडिया ने कहा कि इस दिशा में कई पहल पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। ये मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रनों से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की ये दूसरी जीत। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 144 रन बनाए थे। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 137 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। अंक तालिका की बात करें तो इस जीत के साथ दिल्ली के 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार के साथ 4 अंक हो गए हैं। टीम अभी भी आखिरी यानी 10वें स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशेष समारोह में प्रतिष्ठित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया। ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में एकल वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के 40वें संस्करण में भारत की तरफ से किदांबी श्रीकांत, HS पुणे और लक्ष्य सेन भी हिस्सा लेंगे। वहीं पुरुष युगल की सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेगी।
खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव अगले महीने 7 तारीख को होने थे। खेल मंत्रालय ने IOA को इस संबंध में पत्र लिखकर एक एड हॉक कमेटी बनाने को कहा है। ये कमेटी 45 दिनों के अंदर कुश्ती महासंघ का चुनाव करवाएगी। भारतीय हॉकी टीम के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में ओडिशा सरकार ने अपना अनुबंध अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब साल 2033 तक ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला टीम की प्रायोजक होगी। ओडिशा सरकार ने जूनियर और सीनियर दोनों स्तर पर हॉकी टीम की प्रायोजक बने रहने का फैसला किया है। गौरतलब है कि ओडिशा सरकार 2018 से भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम की प्रायोजक रही है। इटली ने 171 जुवेंटस प्रशंसकों पर स्टेडियम में प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के फुटेज के जरिए की है और इन प्रशंसकों को कोपा इटालिया सेमीफाइनल के दौरान इंटर मिलान के स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू पर नस्लवाद टिप्पणी करते पाया गया था। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने 3 दिन में कमाए 68 करोड़। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई 26 करोड़ से ज्यादा। पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कपल पंजाबी सिंगर शुभ के गाने एलिवेटेड पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर जिमी शेरगिल अपकमिंग क्राइम थ्रिलर आजम में एक अलग किरदार में नजर आएंगे। निर्माताओं ने आजम का एक मोशन पोस्टर किया जारी। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का रिलीज डेट एक बार फिर से आगे बढ़ गई है। अब यह फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म IB71 का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म में विद्युत जामवाल और अनुपम खेर मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म का प्लॉट 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के वॉर के बीच चल रहे कोवेटेड मिशन से जुड़ा हुआ है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।